बड़ी खूबसूरत सी हो, अखा नाल गल्ला करदी सी, लुक लुक के रोया करदी सी, शर्मा के हंसया करदी सी। एक सी सोनी, बड़ी सी सोनी, राज मेरे सुनया करती सी। थैंक्स लॉट अपने टाइम निकालने के लिए। और इस सीजन 2 की शुरुआत है हमारी सीरीज में। जैसे मैं आपको पता ही है, मेकिंग वोकल फ्रेंड्स विजिबल। वो लोग जी। जो पर्दे के पीछे रहते हैं, जिनकी आवाज एक पहचान होती है, हम्म। ये प्लेटफॉर्म हम उनको देना चाहते हैं कि उनको सामने लोग जाने उनके बारे में, कि वो क्या हैं, क्या करते हैं, कैसे वो आरजे बने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना एक्सपीरियंस बताओ कि कैसे आरजे आपके दिमाग में आया कि आप आरजे बनना चाहते हैं। कैसे ये स्टोरी जर्नी कैसी है, स्टार्ट किया आपने? मुझे आरजे नहीं बनना था, मुझे हमेशा लाइमलाइट में रहने का शौक था, मुझे टीवी पे आना था, टू बी ऑनेस्ट। तभी राइट। आज आपकी वीडियो इंटरव्यू है और मैं तो मेकअप करके आई हूँ। मैंने मास कॉम लिया आफ्टर माय 12th। ओके। उससे पहले मैं रेडियो कर चुकी थी, एज इन सलाम नमस्ते फिल्म आई थी, और ये राइट। मैं 2007 की बात बता रही हूँ। सलाम नमस्ते आई थी कुछ टाइम पहले, और 12th के बोर्ड एग्जाम्स हुए थे। मेरी फ्रेंड ने बोला कि क्या प्लान है, मैंने कहा कोई प्लान नहीं है। एंड शी सेड कि ना मुझे ना वो आरजे वाला कोर्स करना है, 2 महीने का होता है, तू करेगी? उनका वो क्या होता है? तूने प्रीति जिंटा को नहीं देखा, सलाम नमस्ते ये वो? मेरे को अच्छा चल कर लेती हूँ। वहां पर ऑडिशन दिया और क्लियर हो गया, और मैंने 2 महीने का कोर्स किया। ये चंडीगढ़ की बात है। ओके। फिर चंडीगढ़ ऑल इंडिया रेडियो पर वो कोर्स का ही पार्ट था कि हमारे 2 शोज आते थे, वो अपने स्टूडेंट्स को कुछ टाइम स्लॉट देते थे 1 आवर का। उसके बाद आई डिसाइडेड कि मुझे कुछ ऐसा ही करना है कि मैं भीड़ में से अलग नजर आऊं। ओके। सो मुझे मास कॉम के बारे में पता लगा, तो बहुत ही इमर्जिंग फील्ड था। तो मैंने मास कॉम ज्वाइन कर लिया, चितकारा यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएशन। ओके। और पहले 2 साल मेरे को बस टीवी न्यूज रिपोर्टिंग एंकरिंग इसी में इंटरेस्ट था। हमारा रेडियो सब्जेक्ट था, बट उसमें बहुत कम इंटरेस्ट लेती थी। तो पर जब तक मैं पास आउट होना था, मेरा फाइनल ईयर था, तो हमें कहीं पर इंटर्नशिप चाहिए थी विद एनी मीडिया चैनल। चाहे आप किसी न्यूज चैनल के साथ इंटर्नशिप कर लो, चाहे आप किसी रेडियो स्टेशन पे इंटर्नशिप कर लो। सो थ्रू फ्रेंड्स के कॉन्टैक्ट्स, बैचमेट के कॉन्टैक्ट्स के थ्रू रेडियो मिर्ची जलंधर में मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि तू वहां जा, वहां पर इंटर्नशिप कर ले। और जलंधर में हमारी कोई जान पहचान नहीं, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई नहीं। मैं चली गई इंटरव्यू देने रेडियो मिर्ची जलंधर, बहुत खुश की घर से दूर रहने को मिलेगा, बहुत मजा आएगा। तो इंटरव्यू में वो मुझसे पूछते हैं कि हाउ मच सैलरी डू यू एक्सपेक्ट, और मैंने कहा ये जॉब इंटरव्यू है। दे सेड हाँ, हमें कोई ऐसा चाहिए जो हमें ज्वाइन करे। एंड आई वाज लाइक अच्छा, और मैंने बहुत कम सैलरी कोट की थी। तो जो मेरा इंटरव्यू कर रहे थे उन्होंने मुझे बोला आप इतनी कम मत बोलो, अगर कोई और आपसे पूछे कम से कम इतनी तो बोलना। आई वाज लाइक इतने मिल जाते हैं। सो 2010 में मैंने रेडियो मिर्ची जलंधर से अपने ऑफिशियल रेडियो करियर की शुरुआत की। उसके बाद अभी तक रेडियो ही चल रहा है। राइट। और अभी जर्नी है, जैसे आपने बताया जलंधर, और जलंधर से टोरंटो, ये जर्नी कैसे आपने, कब, क्या था इसके पीछे, कैसे आप कनाडा आए, टोरंटो में जॉब मिली, और क्या जर्नी के पीछे क्या मकसद था, क्या मोटिव, कैसे आए आप टोरंटो, ये बात। जर्नी ऐसी थी, 2010 में मेरा शुरू हुआ रेडियो शो राइट। जलंधर में। मैं 11 to 2 का शो करती थी, और फिर धीरे धीरे मैं मॉर्निंग शो पर आ गई, जो कि प्राइम टाइम शो होता है। ओके। ओके। सुबह 7 से 11 का होता था उसका टाइम स्लॉट। तो 2016 में रेडियो मिर्ची चंडीगढ़ में लॉन्च होने वाला था, और चंडीगढ़ मेरा होम टाउन है। ओके। तो बस हर वक्त में यही कि बस मुझे चंडीगढ़ ट्रांसफर मिल जाए, मुझे अपने शहर में जाके स्टार बनना है, मुझे मम्मी पापा को दिखाना है कि मैं क्या हूँ, क्योंकि मैं स्कूल में बहुत नालायक थी। ओके। इतनी नालायक थी कि मेरे पेरेंट्स को लगता था मैं 10th में पास नहीं होगी। तो और मेरे पापा हमेशा कहते होते थे मुझे ड्यूरिंग स्कूल टाइम कि कवर बातें करने से ना पैसे नहीं मिलते, करियर नहीं बनता। मेरी डायरी में ना हमेशा नोट चढ़ के आता था रेड पेन से, शी इज द मोस्ट टॉकेटिव गर्ल इन द क्लास, ऐसे ऐसे। तो मुझे था कि पापा को भी प्राउड फील हो कि मैं बातें करके पैसे कमा रही हूँ, अपनी पहचान बना रही हूँ, ऑल्दो ही ऑलवेज सपोर्टेड मी इन माय करियर राइट। चॉइस। राइट। तो फिर 2016 में मुझे चंडीगढ़ ट्रांसफर मिल गई। मैं लॉन्च टीम में थी रेडियो मिर्ची चंडीगढ़ की। ओह। 2017 में मेरी शादी हो गई। फिर मैं बैंगलोर मूव कर गई। वहां पे राइट। मैंने कुछ टाइम करियर से ब्रेक लिया। फिर मैंने बैंगलोर में रेडियो किया 1 साल विद फीवर 104 FM बैंगलोर में। वो हिंदी रेडियो स्टेशन था। पंजाबी शोज भी किए हैं, हिंदी शोज भी किए हैं।
उसके बाद फिर एक दिन ऐसे ही मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बोला कि रेड एफएम कनाडा टोरंटो के लिए हायर कर रहा है, व्हाई डोंट यू सेंड योर वॉइस सैंपल्स। मैंने ओके कहा मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है बाहर जाने का, मुझे बाहर घूमना फिरना पसंद है, मुझे रहना है चंडीगढ़ में, आई लव चंडीगढ़, मैं बैंगलोर से भी वापस चंडीगढ़ ही कभी ना कभी चली जाऊंगी। राइट तो वो कहती अच्छा अपने सैंपल्स तो भेज। मैंने ऑडियो सैंपल्स भेजे, मुझे इधर से फोन आ गया कि आपका इंटरव्यू है। मेरा एक इंटरव्यू हुआ, उसके बाद मैं भूल गई, प्रोबेबली यहाँ पर भी स्टेशन लॉन्च होना था, प्रोसेसिंग में टाइम लगना था। ऑल ऑफ अ सडन 20th ऑफ मार्च को, 2 साल होने वाले हैं, 20th ऑफ मार्च को मुझे ईमेल आता है कि हाय एवरीथिंग इज बीन डन, आप हायर हो चुके हो, हम आपकी सैलरी नेगोशिएट कर लेते हैं एंड योर लॉजिस्टिक्स फॉर मूविंग टू कनाडा। उस रात हमारी टोरंटो बात हुई एंड माय हस्बैंड वाज लाइक वेरी गुड, अच्छा है, तू जा तू जा। तो और मेरे को फ्लाइट में बैठने से बहुत ज्यादा डर लगता है, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि मैं बैंगलोर से चंडीगढ़ राजधानी में जाती थी कि मेरे को फ्लाइट में नहीं बैठना। तो ही सेड कि तू क्यों डर रही है, मेरे को मैं सिर्फ इसलिए डर रही हूँ, मुझसे फ्लाइट में नहीं बैठा जाएगा, लाइक इस वजह से तू छोड़ रही है, तो पागल है। तो मैंने कहा चलो मैं जाती हूँ, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और उन्होंने भी मुझ में टाइम इन्वेस्ट किया, ट्रस्ट किया। सो दैट्स हाउ आई केम टू टोरंटो इन 2019 अगस्त, और फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए थोड़े टाइम में। ओह ये वैसे में ये बहुत कम होता है कि आप आए आपके पीछे हस्बैंड है, तो हस्बैंड आते हैं फिर पीछे पीछे हम आते हैं ना, वो कहते हैं क्रोनोलॉजी यही होती है हमेशा। राइट। आपसे और आपको पता है रहता है। वो आए और वो 3 हफ्ते के लिए आए थे सिर्फ, क्योंकि उनकी बैंगलोर में जॉब थी। ही केम हम्म मुझे हेल्प करने के लिए कि तू सेटल हो जाए यहाँ पर, अच्छी खासी है, उनका बिजनेस भी था वहां पर। तो हम्म वो 3 हफ्तों बाद वापस चले गए। उसके बाद लॉन्ग डिस्टेंस तो मुझसे हैंडल ही ना हो हम में से किसी से। तो हम्म एक दिन अचानक मैं घर आई 2-3 महीने बाद, और ऑफिस से घर आई और मैंने देखा सामने माय हस्बैंड इज देयर विद ऑल हिज लगेज ओह एंड ही सेड मैं सब नाइस छोड़ के आ गया। नाइस नाइस आई वाज लाइक मेरा राज आ गया। नाइस मैम, नाइस स्टोरी मैम, डिफरेंट है मतलब। तकरीबन होता है ना कि भाई हस्बैंड आया उसके पीछे हम आए फिर हमने जॉब ढूंढी, पर आपकी आप पहले जॉब लेकर आए और हस्बैंड आपके पीछे आए, तो डिफरेंट चीज है। राइट। बट मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी मैम, आपने जब 2 सिटीज के नाम लिए चंडीगढ़ और बैंगलोर, तो मैं मेरी ग्रेजुएशन बैंगलोर से हुई है, मैंने एमबीए अच्छा। बैंगलोर से करी है। वाओ। और मैंने अपनी पहली जॉब से लेके एंड जॉब जो इंडिया में करी है वो सब जीरकपुर में है और चंडीगढ़ में है। अरे मेरा घर जीरकपुर के पास है बहुत। मैं जीरकपुर में रहा हूँ मैम, और मैं 2010 मैंने एमबीए ग्रेजुएशन करी और 2010 से लेके 2018 तक 8 साल में चंडीगढ़ में ही रहा हूँ। वाओ। आप उसके बाद वैसे कहाँ से हैं? वैसे मैं कुरुक्षेत्र से हूँ मैम, हरियाणा से। मेरे हस्बैंड ने एनआईटी कुरुक्षेत्र से इंजीनियरिंग की है। फादर ने करी हुई है वहां से। ओह माय गॉड। वाओ। तो वही मैंने 2 चीजें आपने बोली, वो सिटी बोली, तो मुझे याद आ गया यार, मैंने भी तो ऐसे ही कुछ स्टोरी है अपनी भी। अरे क्या बात है। ये हम सही है मैम। तो मैम अब जब आपने 2 साल पहले आप आए और आज अब आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो, यूट्यूब पे भी आपकी वीडियोस हैं मैंने देखी हैं आपके चैनल पे, तो मैम कितना डिफिकल्ट हो गया है अब आपको लगता है आरजे होना, क्योंकि आपको शोज तो करने ही है रेडियो के ऊपर, उसके अलावा जी। इंस्टाग्राम पे भी प्रमोशंस भी आती हैं, वो करनी पड़ती हैं अपने आप, लोगों से इंटरेक्शन भी रहती है, फैंस के लिए कुछ करना पड़ता है। कितना हम्म। मुश्किल लगता है आपको या कितना चैलेंजिंग है ये आपके लिए? चैलेंजिंग उतना नहीं है, थोड़ा सा हम्म, है और थोड़ा सा नहीं भी है। right. नहीं का रीजन ये है कि मुझे मुझे लाइमलाइट में रहना बहुत अच्छा लगता है। आई लव वीडियो, आई लव फोटोग्राफ्स। आपने अगर इंस्टाग्राम देखा है तो देयर वाज अ टाइम मैं रोज की एक फोटो डालती थी, भरा पड़ा है। मैं पता भी कहने वाला था, जैसे आपने बोला 2 साल हुए आप कनाडा आए हुए, तो अगर आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल को देखे तो सोचो 10 साल हो गए। 10 साल से कनाडा में इतनी वीडियो फोटोज है उसके अंदर कनाडा की। आपको पता ही है पंजाबियों और कनाडा का कनेक्शन तो क्या सही ही है सही ना, मतलब हम तो सोनी सही बात है, महिवाल है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, नो डाउट नो डाउट। तो और ऑफ कोर्स जब मैंने रेडियो शुरू किया था 2010 में, तब बहुत सिंपल बहुत बेसिक रेडियो होता था, बस रेडियो पे ही बातें करनी है या फेसबुक पे थोड़ा बहुत फोटोग्राफ्स डाल दी, कोई हम्म ऑन ग्राउंड इवेंट हो गया उसकी डाल ली। पर धीरे धीरे डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा बढ़ गया, डिजिटल प्रेजेंस, क्योंकि लोगों को अगर आप सोचो लिसनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम्म भी होता है कि रेडियो के पीछे जो आवाज है वो कौन हम्म है, वो देखने में कैसा है, क्या वो वैसे ही है जैसा हमने इमेजिन किया था। तो ये एक अच्छी चीज है, जो उनकी इमेजिनेशन है उसको एक चेहरा मिल गया है। राइट तो डिजिटल होना इज अ गुड थिंग, बट एट द सेम टाइम कंटेंट को लेकर बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है।
क्योंकि वो लोग जो रेडियो के साथ कनेक्टेड नहीं भी हैं, वो भी डिजिटली प्रेजेंट हैं। आप देखो कितने व्लॉगर्स हैं, कितने इन्फ्लुएंसर्स हैं इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर। कभी कभी मुझे लगता है कि हाँ, कंटेंट की सैचुरेशन कहीं ना कहीं हो जाती है, बट देन ऑल्सो सबका अपना अपना स्टाइल है। अब जैसे आरजेस तो कितने सारे हैं, लेकिन किसी एक इंसान की, किसी एक आरजे की कोई एक यूएसपी है, मेरी कोई एक यूएसपी है, तो सब अपनी अपनी यूएसपी को आगे आगे लेकर आते हैं और सही हो जाता है। जैसे आपने बोला बहुत सारे आरजे, तो आपका कोई आरजे ऐसा मतलब आपको ये लगता हो कि हाँ यार इस आरजे से मैंने बहुत कुछ सीखा, या ये मैं इसको आइडलाइज करती हूँ कि भाई हाँ ये है जो है? मैंने जलंधर में ही आरजे से सीखा है, क्योंकि ऑनेस्टली जब मैंने फर्स्ट टाइम वो 12th क्लास के बाद 2 महीने का रेडियो का कोर्स किया था ना, मैंने तब तक किसी आरजे को नहीं सुना था। चंडीगढ़ में आरजे मीनाक्षी तब नई आई थी, वो बोलती थी बर्थडे वाला हेलो हैगा जी, मेरे फ्रेंड्स बोलते होते थे, मैं कहती थी ये तुम क्या बोलते हो बर्थडे वाला हेलो, ये कौन है, ये क्या होता है? कहते तू रेडियो नहीं सुनती है? तो आई वाज लाइक नो, आरजे मीनाक्षी ने बताया, मैंने सुना, मुझे अच्छा लगा, ओ रेडियो तो बहुत चेंज हो गया है। बचपन में पापा वो ऑल इंडिया रेडियो पे गुरबानी सुनते होते थे, तो मुझे वो याद था कि एक आंटी बात करती हैं और तुसी सुन रहे हो विविध भारती, और ये मुझे याद था। ये नहीं मुझे पता था कि ऐसे भी होता है, इतना मॉडर्न हो चुका है रेडियो। तो जलंधर में जो मेरी टीम थी ना, आरजे रूप, आरजे एकविंदर, आरजे पक पक दीपक, मैंने इन सब से बहुत सीखा है। प्लस जो आपके बॉस होते हैं, एक मेरे प्रोग्रामिंग हेड थे, आज भी रेडियो मिर्ची के साथ है, वो एवीपी बन चुके हैं, नितिन गुप्ता। मतलब कहते हैं ना, अगर आपका बॉस आपको पुश करे, आपको रिस्क लेने पे खुला छोड़ दे कि तू कर, हम है, तू कर, हम है, ही इज दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो मेरे को आरजेस का साथ, उनकी मेंटरिंग और बॉस जो मुझे पुश अप कर रहे थे बार बार, करो 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 करो, वो बहुत अच्छी चीज थी। तो आपने आरजे लखा के साथ भी शायद शेयर किया हुआ है मेरे ख्याल से, हाँ हाँ हाँ, जी है जी ना? जी मैंने वीडियो देखी है। जी। इश्तिहार शिव कुमार बटालवी। उस कुड़ी नू मेरी सौ है, उस कुड़ी नू अपनी सौ है, उस कुड़ी नू सब दी सौ है, उस कुड़ी नू जग दी सौ है, उस कुड़ी नू रब दी सौ है। आपने जो आप थोड़े बहुत अपने वीडियोस वगैरह कर रहे हैं उसके बाद, जैसे कि आपने एक सीरीज की थी दिल दी कलम तो, जी राइट? तो क्या राइट। था उसके पीछे, क्या मोटिवेशन थी, या क्या सोच के आपने वो स्टार्ट किया कि मुझे करनी चाहिए, ये बातें करनी चाहिए, बोलना चाहिए? क्या था उसके पीछे मोटिवेशन? एक्चुअली वो रेड एफएम एक सेगमेंट करना चाहता था सब होस्ट के साथ, उनके हिसाब से कि आप क्या करना चाहते हो। तो मैंने बोला था मेरा शायरी में बहुत इंटरेस्ट है, मैं अपने कॉलेज के टाइम पे लिखती भी होती थी। तो फिर टाइटल भी मैंने ही सजेस्ट किया था दिल दी कलम तो, क्योंकि मेरे को हमेशा से था कि अगर कभी मैंने अपनी शायरी प्रिंट करवाई, कोई बुक निकलवाई, तो मैं उसका नाम रखूंगी दिल दी कलम तो मैंने कहा वो तो चलो जब कराएंगे, अभी अगर आप ये सेगमेंट चाहते हो कि करे, तो मैं दिल दी कलम तो के नाम से ये करना चाहूंगी। क्योंकि मुझे पर्सनली शायरी पढ़ना, मैं कॉलेज में शिव कुमार बटालवी जी, अमृता प्रीतम, इनको पढ़ा करती थी और मेरे दिल बहुत टूटे हैं, तो मैं लिखती भी होती थी। तो ये सब इस वजह से। प्लस यहाँ पर जो मैंने ऑब्जर्व किया है, टोरंटो में स्पेशली या कनाडा में बहुत टैलेंट है, क्योंकि पंजाबी मार्केट, पंजाबी लिसनर्स में मेरे बहुत ज्यादा है, सबके पास बहुत टैलेंट है। तो दिल दी कलम तो सिर्फ इसलिए नहीं था कि मैं अपनी लिखी हुई शायरी पढ़ूंगी या फेमस पोएट्स की, उसमें लिसनर्स की इंटरेक्शन भी थी, व्यूअर्स की इंटरेक्शन भी थी। मेरी बहुत सारी शायरियां या पोएम्स ऐसी हैं कि जो लिसनर्स की लिखी हुई हैं। हम उनसे बोलते थे कि अगर आप चाहते हो कि आपका लिखा हुआ कुछ हम इसमें इंक्लूड करें, पढ़े, तो आप प्लीज हमारे साथ शेयर करो, और बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स आता था। राइट। और खप खाना मैम, जो आप रील्स करते हो? खप मेरा बहुत फेवरेट वर्ड है सिंस कॉलेज टाइम। खप हो गई यार। लोग पूछते थे इंटरव्यूज में, कभी आपके ऊपर कोई बुक बनेगी उसका टाइटल क्या होगा, मैंने कहा खप हो गई यार, ऐसे बोलती होती थी। हाँ आइसक्रीम है यार। हाँ ना अलग क्रीम है क्या, मेरे को आइस में दे दिए 2 क्यूब चाहिए होंगे, काफी है। कवर एक हुंदा फिटे मु, एक हुंदा दूर फिटे मु, ओ आ तेरे लिए मजाक है। हां इसमें तो जाही यार। सो मेरा कॉलीग है यहाँ पे बाबा सरपाल, पवन, वो रेडियो मिर्ची जलंधर में भी मेरे साथ था, तो हम तब से जानते हैं दूसरे को, और यहाँ पर भी हम एक ही ऑफिस में है, हम एक ही कैबिन शेयर करते हैं। तो उसका बहुत ही टैलेंटेड दिमाग है, तो हम लोग कुछ ना कुछ खप डालते ही रहते हैं।
क्योंकि अगर रियल लाइफ एंटरटेनिंग नहीं होगी तो मैं रेडियो पे कैसे एंटरटेन करूंगी, वहां पे कैसे राइट। खबर करूंगी। नहीं, वो लगता भी यही है कि नेचुरल नेचुरल कोई स्क्रिप्ट नहीं है, नेचुरल आपको एक बात आ रही है तो ठीक है बोल दिया, तो एक अलग फील आती है उसमें। राइट, ये तो है। तो जैसे आपने जलंधर भी काम, कितना डिफरेंट है जलंधर और टोरंटो में काम करने का तरीका, बात करने का तरीका? आई वुड से मेरा बात करने का तरीका तो आज भी वही है, क्योंकि हम्म। जैसे ही मुझे लगता है मैं रियल लाइफ में हूँ वैसे ही मैं रेडियो पर हूँ। ये अच्छी बात भी होती है, लोग तभी रिलेट कर पाते हैं आपके साथ, है ना। Absolutely. पर अगर इन टर्म्स ऑफ रेडियो देखा जाए तो यहाँ का रेडियो अभी थोड़ा नया नया तो नहीं, वैसे तो बहुत टाइम से है कनाडा में रेडियो, बट फिर भी बहुत बेसिक और सिंपल है। इंडिया में बहुत ज्यादा डिजिटल, अब तो जलंधर मार्केट भी इतनी ज्यादा डिजिटल हो गई है। मैंने 6 साल जलंधर में काम किया है, पहले 3-4 साल वो भी सिंपल सिंपल होता था। आफ्टर 3-4 इयर्स जलंधर में भी डिजिटल करो, सोशल मीडिया, वीडियोस बनाओ, वो सिर्फ रेडियो तक नहीं रह गया इंडिया में या जलंधर में। कनाडा में धीरे धीरे कनाडा भी ग्रो कर रहा है, जैसे ग्रो रेड कर रहा एफएम है। है जी। यहाँ पर भी जो रेडियो स्टेशन है, रेड एफएम भी डिजिटल पे ऑल ऑफ अ सडन पिछले 1 साल में बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है इन ऑल द 3 स्टेशन, टोरंटो, कैलगरी एंड वैंकूवर। तो वो सब भी चल रहा है। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस है अभी भी, मुझे लगता है उसका रीजन ये भी है लोग, लिसनर्स, कि वो अलग मार्केट है थोड़ी। वो जैसा जैसा रेडियो स्टेशन आपको जैसे जैसे कंटेंट देता है, जिस हिसाब से वो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करता है विद देयर कंटेंट, तो लिसनर्स का माइंडसेट भी उस हिसाब से चेंज होता रहता है, मोल्ड होता रहता है। अब जैसे इंडिया में नावेद का मुर्गा बहुत फेमस है, वो Right. प्रैंक करता है। जलंधर में पक पक दीपक मुर्गा करते हैं, बट यहाँ पर हो सकता है, यू नेवर नो, कि किसी को बुरा भी लग बुरा सकता लग सकता है, एब्सोल्युट राइट। मजाक का, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा उन चीजों में फर्क है, तो ध्यान रखना पड़ता है कि मजाक मजाक में किसी की फीलिंग्स ना हर्ट हो फीलिंग जाए। हर्ट ना हो जाए, राइट। क्योंकि हमारे लिए मजाक है, सामने वाले की फीलिंग हर्ट हो जाती है, हो सकती है हाँ, यहाँ यू पे। नेवर नो। हाँ, और कुछ ऐसा भी है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने घर से बहुत दूर हैं, वो सेंसिटिव भी हो जाते हैं ओवर द राइट टाइम, राइट। फीलिंग्स इजीली हर्ट हो जाती हैं, सो वो ध्यान वही रखना। इमोशनल बबल में होते हैं अलग तरीके के उसमें। राइट। जी। अब जैसे मैंने बोला कि फैंस हैं, फॉलोवर्स हैं, लिसनर्स हैं जो आपके परमानेंट बन चुके हैं, जो अपनी ग्रोथ, जो आपने कहा आप जैसे बार ये कह रहे हो लाइमलाइट में आना चाहते हैं, तो क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि मैं, चलो इंस्टाग्राम की बात करेंगे, चलो मैं केवल इंस्टाग्राम की बात करता हूँ, कि ओके। भाई एक टाइम आएगा कि मेरे 6,000, फिर 10,000, फिर और हजार बढ़ते जाएंगे, जैसे 6,000 साल, तो वो लग रहा था कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा अगर आप इंस्टाग्राम पे होगे या सोशल प्लेटफॉर्म पे आओगे। फेसबुक से शुरू किया था सोशल प्लेटफॉर्म, वो राइट। भी रेडियो मिर्ची ने जबरदस्ती सब आज इसका शुरू कराया था। आपको सोशल मीडिया में होना है, आप स्टार हो, हमें रियलाइज कराया गया था। तो नहीं, तब नहीं सोचा था कुछ भी कि कैसे होगा। शुरू शुरू में ऐसा होता था 100, 200, 300, ओहो 500 लाइक हो गए, राइट। फिर धीरे धीरे वो 1000 ऐसे ऐसे करके बढ़ते गए। तो अभी फेसबुक पे 12,000 समथिंग है, पर वो वही रुक गया क्योंकि मैं फेसबुक से ज्यादा भी इंस्टाग्राम पे रहती हूँ। जब मैं कनाडा आई थी, इंस्टाग्राम पे कुछ 2,500-3 हजार थे, और अब 6,000 हुआ। मुझे कभी कभी लगता है ये अभी भी बहुत कम है, पर फिर मुझे लगता है कि इट्स ओके, मेरा पर्पस सॉल्व हो रहा है। मुझे शो करना, बातें करना, गाने सुनाना, फोटोज डालना, मुझे ये सब अच्छा लगता है। इवेंचुअली ये भी जुड़ते जाएंगे, जैसे जैसे मैं अच्छा काम करती जाऊंगी, अच्छा कंटेंट देती जाऊंगी, जैसे जैसे लोग रिलेट करेंगे, ये भी बढ़ जाएंगे। पर हाँ, ऐसे नहीं सोचा था कि ऐसे, मतलब आना चाहती थी लाइमलाइट में, पर लगता नहीं था मैं आ पाऊंगी। मैं स्कूल में ना बहुत ही चंपू लड़की थी, इतनी लंबी लहंगे जैसी स्कर्ट, ऐसे बालों में तेल, चश्मा, दांतों पे ब्रेसेस, उधर से जस्सी जैसी कोई नहीं का मेकओवर हुआ, इधर से मैंने कॉन्टेक्ट लेंसेज लगा तो मेरा मेकओवर हो गया। तो वो अच्छी चीज हुई मेरी, एंड देन आई गॉट मोर कॉन्फिडेंस। तो जैसा मैं इंटरव्यू, तो आपका बेस्ट कोई ऐसा इंटरव्यू जो आपको याद, मतलब आप जब भी आप इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं आपको याद आता है कि हाँ ये इंटरव्यू ये बंदे के साथ जो लिया था, ये मैं जिंदगी में कभी भूलूंगी नहीं? कोई भी ऐसा इंटरेक्शन आप किसी के साथ? मुझे सारे ही बड़े पसंद आए थे, कोई फिर भी कोई एक एक होती है किसी आदमी होती है, एक है कि इंटरव्यू की बात आती है दिमाग में आता है हाँ वो तो इंटरव्यू था, उसमें बड़ा मजा आया था। मैं इतना जरूर बोल सकती हूँ, मुझे दिलजीत दोसांझ के इंटरव्यू करते हुए बहुत डर लगता है। मैंने उनको 2-3 बार इंटरव्यू किया है, जबकि आप पहली बार इंटरव्यू करने के बाद सेलिब्रिटीज के दोबारा, जैसे सेम सेलिब्रिटी को अगर दोबारा इंटरव्यू करना, तो डर कंफर्टेबल नहीं, हो जाते हो। कंफर्टेबल हो जाते हो।
पर आज भी ना मुझे कुछ एक ऐसे सपने हैं जो मुझे रिपीटेडली आते हैं महीने में 4 बार, उसमें से एक दिलजीत दोसांझ का है। और वो सपने होता है दिलजीत दोसांझ को मुझसे प्यार हो गया। मतलब नो ऑफेंस, इन ऑन अ लाइटर नोट मैं ये चीज कह रही हूँ, बट अब सपना है, मेरा कंट्रोल नहीं है इस पे। अब ही इज दिलजीत दोसांझ, वी रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, वी अडोर हिम अ लॉट, बट जो भी है पर हाँ मुझे ना डर लगता है उनका इंटरव्यू करते हुए। शायद उनका ऑरा ऐसा है, इतना बड़ा और इतना अच्छा, या कह लो आपकी उनमें टैलेंट इतना कूट कूट के भरा हुआ है कि जब आप उनके सामने बैठते हो आपको लगता है कि यार मैं तो क्या हूँ, ये क्या है। तो मुझे बहुत डर लगता है। होता है वो। या तो चलो, एक फन सेगमेंट है हमारी में, मैंने बताया जिस पहले बताया था आपको कि मैं कुछ सेलिब्रिटीज के नाम लूंगा, जो भी पहली बात जी आपको याद आती है। तो आपने दिलजीत दोसांझ की बात की, तो हम शुरुआत उन्हीं से करते हैं। दिलजीत दोसांझ के बारे में अगर आप सोचते हो, क्या याद क्या पहला वर्ड पहले क्या दिमाग में आती है आपके? दिस सिंग इज सो स्टाइलिश। अमिताभ बच्चन, क्या आवाज है। गिप्पी गरेवाल, देसी रॉक स्टार, मुझे गानों के नाम से याद आएंगे सब। जैजी बी, जैजी भी ने फैशन करना सिखाया है पंजाबी लड़कों को, बाल खड़े करके गोल्डन हेयर। द खान्स, हाँ जी, द खान्स बॉलीवुड, द खान्स शाहरुख, सलमान, आमिर। तीनों। शाहरुख बहुत अच्छा रोमांस करते हैं, ही इज ट्रूली द रोमांस किंग। आमिर खान से मैं पर्सनली मिली हुई हूँ। आमिर खान का जब नाम आता है ना तो जी, मैंने तलाश फिल्म के टाइम पर उनसे मैं मिली थी। और आमिर खान का जब भी नाम आता है एक बहुत ही काम और पीसफुल सी वाइब आती है, बहुत ही मुझे पीसफुल और काम से लगते हैं वो। चाहे आप 3 इडियट्स में जितनी में जिन्होंने शरारतें की हो, बट ऐसा उनका ऑरा मुझे लगता है। सलमान खान भाईजान, दुनिया सलमान खान को भाई कहने से डरती है, लेकिन मैं खुले में कहती हूँ मुझे सलमान खान से भाई वाली फील आती है। नाइस। तो दिलजीत, तो एक और नाम लेते हैं, कंगना रनौत। मजा ही आ गया था मुझे तो। जस्टिन ट्रूडो, जस्टिन ट्रूडो, ओ माय गॉड, मैं उनसे भी मिली हुई हूँ। वो रेड एफएम के स्टूडियोज आए थे, उनसे नजरें ही नहीं हटती हैं। आप उनसे नजरें हटा ही नहीं सकते, आप ऐसे उनको और ऐसे नहीं देख सकते। आप उन्हें देखोगे ना अपने आप मुंह पे स्माइल आ जाएगी, उनकी आंखें ट्विंकल करती हैं, ही इज गॉट सम स्पार्क इन हिज आईज। बहुत प्लेजेंट पर्सनालिटी है। डोनाल्ड ट्रम्प, उनसे नजरें में घुमा लेती हूँ। रेखा, रेखा जी इज टाइमलेस। एंड मुझे ब्यूटी सीक्रेट जानना ही जानना है उनका। लास्ट नाम है योर हस्बैंड। माय हस्बैंड सिटिंग राइट है। नाइस। उसके बिना मैं कुछ नहीं हूँ, मैं आज यहाँ हूँ ना, मैं उसी की वजह से हूँ। वेरी नाइस मैम। मैम, सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी ना इस इंटरव्यू के बाद, मैंने इंटरव्यू आज से पहले मैं बताऊँ, फर्स्ट सीजन में हमारे 18 इंटरव्यू हुए थे और बहुत इंटरव्यू ऐसे थे जो इंजॉयबल थे, बट ये शायद पहला इंटरव्यू जिसमें पूरे टाइम में चेहरे पे मुस्कान जरूर थी। मतलब एक भी टाइम मुझे बोरियत या मैं आपकी कोई भी बात आपने जो बोली ऐसी बात नहीं थी जो मैं मिस कराऊंगा, और शायद ये वो इंटरव्यू होगा जिसमें मुझे एडिट करने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी भी नहीं। रियली एब्सोल्युटली, जब आप देखोगे आपको देख लेना, आपको बहुत कम एडिट मिलेंगे इसमें। Until unless कुछ अच्छा, मुझे ज्यादा एक glitch ना हो। चीज याद आ रही है। आपने जो पूछा था ना कोई इंटरव्यू याद रह जाए, हम्म, एक दो किस्से हैं, मैं बिना सेलिब्रिटी का नाम लिए बताना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये दोनों जलंधर के किस्से हैं। Okay. सो देयर वाज दिस, वो पॉपुलर सिंगर हैं अपने टाइम के बहुत। तो वो आए, मुझे उनको तब ना मैंने नया नया इंटरव्यू करना शुरू किया था। तो होता है ना कि जो नया आरजे है उसको एकदम से बड़े सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू के लिए सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं, धीरे धीरे से शुरू करते हैं कि पहले जो नॉर्मल हैं, बहुत मेजर लेवल के नहीं है, उनके साथ शुरू करेंगे। ठीक है, तो वैसे तो सारे ही बड़े होते हैं, बट हैं वो बहुत पॉपुलर। तो वो आए, वो बैठे हैं, तो ना पता नहीं कुछ ब्रांड्स की बात हो रही थी, है ना। और मैं नर्वस भी थी, मैं नए नए इंटरव्यूज करने शुरू किए थे। तो मैं बोल रही हूँ, पंजाबियों को तो आदत होती है बहुत ज्यादा फुकरी मारने की। मैंने तो अपने आप को इंक्लूड करके भी कहा था
पर उन्होंने ना हंस के बात टाल दी। फिर ना कुछ तो इंग्लिश को लेके कुछ बात हुई थी, मैंने कहा कुछ सिंगर्स तो ऐसे इंग्लिश बोलनी भी नहीं आती है, फिर भी पता नहीं कुछ का कुछ नाम बना देते हैं ब्रांड्स का। और ना बाद में जो मेरी मेंटर थी वो मुझे कहती है ऐसे थोड़ा ना करना होता है, उसके सामने ही बोले जा रही थी तो मैंने कहा ओ सॉरी। फिर अगली बार से समझ गई। एक और हुआ था, देयर वाज ही इज एन एक्टर, तो वो स्टूडियो आए थे, वो कहते हैं कि उनकी फिल्म प्रीमियर हो गई थी, तो फिर उसके बाद फोन पे भी बात हो रही है, कांटेक्ट नंबर शेयर हो जाते हैं आर्टिस्ट और सेलिब्रिटीज के। मुझे बोल रहे हैं चलो मेरी फिल्म का प्रीमियर देखने चलते हैं, या अभी रात में भी कोई शो लगा होगा हम चलते हैं। नहीं यार मुझे नहीं। अच्छा फिर मैं अगले साल उनकी दोबारा फिल्म है, मैं आ रहा हूँ इंटरव्यू देने, ये वो ठीक है। इंटरव्यू हुआ और मैं उनको छोड़ने गई बाहर तक, तो फिर लंच पे चले, नहीं डिनर पे, मैं नहीं मेरा पीजी बंद हो जाता है। अच्छा गोलगप्पे खा लो, आपके ऑफिस के नीचे गोलगप्पों की रेडी लगी हुई है। मेरे को ओह माय गॉड, कि नहीं मेरा शो है, मैं गोलगप्पे नहीं खा सकती, आवाज कर रहा हो जाएगी। सो ऐसा भी हुआ है। तो इंटरव्यूज में तो चलो मजा आता ही है, लेकिन ऑफ द इंटरव्यू बहुत सारी ऐसी बातें हुई है जो बातें हो मुझे जाती है, बिल्कुल सही बात है। याद आ जाती है। राइट। मैं बहुत अच्छा लगा, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मेरे चेहरे पे मुस्कान रही, और सच में मुझे एडिट की शायद जरूरत पड़ेगी, मुझे लग नहीं था, पहले ही मैं बता रहा हूँ आपको। एडवांस अगेन थैंक्स अ लॉट कि आपने टाइम निकाला और आप आए। क्योंकि मुझे पता है थैंक्स टू यू। बिजी रहते हो, और टाइम का भी डिफरेंस था, आप टोरंटो में हो, मैं एडमिंटन में हूँ, तो टाइम डिफरेंस मैनेज करना था, तो आपने निकाल लिया टाइम, तो थैंक्स लॉट मैम, थैंक्स लॉट। थैंक्स टू